संदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री गुजरात आए। जैसा आजकल नया चलन है, विदेशी नेता देश में कम, गुजरात ज़्यादा आते हैं। वहाँ पहुँचे तो उनका स्वागत वैसा ही हुआ जैसा भारत करता है। जो देश अपनी सड़कों को दिखाना नहीं चाहता, जिस रास्ते से विदेशी आते हैं, उन मेहमानों के लिए, उनकी खातिरदारी के लिए हम अपनी सभ्यता को, अपने लोगों को किसी चादर से दोनों तरफ छुपा देते हैं। ये परंपरा पुरानी है। जब एशियाड के खेल हो रहे थे तब शुरू हुई थी। जब यहाँ पे सुरेश कलमाडी वाले खेल हुए जिसमें उनकी बदनामी हुई, उनको जाना पड़ा जेल वगैरह, तब भी यही हुआ था। एयरपोर्ट से, पालम एयरपोर्ट से जहाँ तक आप जा सकते थे विदेशी, वहाँ तक आपको देश की गरीबी, असलियत नहीं दिखती थी। तो ये बात गरीबी छुपाने की नहीं है, असलियत छुपाने की है। जो परंपरा चल रही है वो गुजरात में जब भी कोई विदेशी आता है, विदेशी नेता आता है, तो यही होता है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे बोरिस जॉनसन हो, चाहे जो भी हो। तो अगर हमको इतनी शर्म है कि हमारा देश इतना गंदा है, लोग हमारे गरीब हैं, अच्छा दिखता नहीं है, कि उनको हम पर्दे रखना पड़ता है, तो क्या इससे अच्छा नहीं कि हम देश सुधारने की कोशिश करें? तो और हम इस बात को कैसे मान लेते हैं? लोग बाग इस बात को मान लेते हैं कि ये ऐसा ही है, हम ऐसे ही हैं, हम गरीब रहेंगे। अब इसके संदर्भ में देखिए भारत की छवि बाहर में क्या थी 2014 के पहले। 1990 तक भारत की छवि थी, वो मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ, अपनी पहचान से कह सकता हूँ, अपने अनुभव से कह सकता हूँ। 1984 में जब मैं गया तब एक फिल्म थी इंडियाना जोन्स, हैरिसन फोर्ड की। उस फिल्म में भारत को कई तरह से देखा जाए तो वही सपेरों का, हाथी का, जहाँ गाय चलती हैं सड़कों पर, जानवर चलते हैं सड़कों पर, वैसा देश माना गया था। गरीबी तब बहुत ज़्यादा थी, आज कुछ कम है। जब लोग हिंदुस्तान आते थे, होटलों में जाते थे, बाहर देखते, हमने कितनों से, सैकड़ों लोगों से बात की। उनकी तकलीफ़, उनके मन में, उनके चेहरों से पीड़ा झलकती थी देख के कि हमारे होटल के सामने जो है वो एक ऐसा स्लम है जिसमें लोग इस तरह रहते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो कल्पना उनकी उस तरह की है जो गुलाम लाए गए थे गोल्ड कोस्ट अफ्रीका से, मछलियों की तरह नाव में भर भर के 100 चलते, 20 पहुँचते, 80 गुजर जाते थे, समुद्र फेंक दिए जाते थे। उससे थोड़ा बेहतर थी जो इस्लाम की जो हमारी स्थिति थी, उसको देखा उन्होंने। वो उनके दिमाग में थी 1980 में, 90 में। 90 में नरसिम्हा राव के आने के बाद और जितना उन्होंने देश में बदलाव किया उतना किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते कितना अच्छा लगता, कर सकते हैं, इतने बड़े नेता हैं, कर सकते हैं, लेकिन नरसिम्हा राव की तरह सोचना शुरू करें तो कर सकते हैं। नरसिम्हा राव ने देश को आज़ाद किया, दोबारा समाजवाद की जकड़ से असलवाद की तरफ बढ़ाया। जो रास्ता पकड़ा वो पूंजीवाद का नहीं है, वो असलवाद का है। वास्तविकता क्या है, उससे हम कैसे जूझें? वास्तविकवाद कहिए, जो भी कहिए, वो पूरा पूंजीवाद नहीं है। तो नरसिम्हा राव ने जो किया उससे तमाम लोग जानने लगे भारत के बारे में। भारत के जो IIT के पढ़े इंजीनियर बच गए थे 20% भारत में, उन लोगों ने कंपनियां शुरू की, जैसे नारायण मूर्ति वगैरह, उसके एक हरकार्य बने। इन लोगों ने बाहर जाके कहा कि हमको अंग्रेज़ी आती है, हिंदुस्तान में लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेज़ी बोलने वाला मुल्क हिंदुस्तान है। इस तरह की बात कह के उन्होंने कहा कि हम हमारे साथ काम कीजिए। और धीरे धीरे जो बात शुरू हुई 1990-91 में, वो अभी जहाँ पहुँची है उससे जो भारत की छवि बनी है उसमें ये है कि भारत के लोग बड़े होशियार हैं, उनको टेक्नोलॉजी आती है, वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये कोई नहीं कहता कि वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ये कोई नहीं कहता वो कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं। सब ये कहते हैं कि होशियार हैं और उनको इंजीनियरिंग आती है। दो चीज़ें, ये हमारी छवि है।
भारत के लोग अच्छे डॉक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ के अमेरिका के 1/3 डॉक्टर जो हैं भारत के हैं। वह अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे इंजीनियर होते हैं। ऐसी बात एक एक ऐसी छवि बन गई अमेरिका में और कुछ हद तक यूरोप में भी। तो अगर अमेरिका को लीजिए, जहाँ से भारत कम से कम टेक्नोलॉजी के दाम पे और जो सिर्फ कमोडिटी की बात ना करें, तो जो हमारा जो व्यापार का रिश्ता है सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ है। उसमें जो हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के जो आज की तारीख में $2000 बिलियन की हमारी जो आमदनी है 2021 की, उसमें 300 बिलियन टेक्नोलॉजी के नाम पे है। एक अच्छा प्रतिशत है। वो जो छवि बनी इसलिए कि वो मानते हैं कि भारत के लोग होशियार हैं और इंजीनियर हैं और डॉक्टर हैं, वो काम कर सकते हैं। अब नई छवि क्या बन रही है कि भारत के लोग माइनॉरिटीज़ को उनके साथ वैसे ही पेश आ रहे हैं जैसे कि जर्मनी में हिटलर के ज़माने में हुआ। उनको डर लगता है कि जैसे रुवांडा में एक नरसंहार हुआ, ऐसा कहीं भारत में न हो जाए। वो जानते हैं कि भारत में मुसलमानों को आज प्रताड़ित किया जा रहा है। ये छवि हमारी बन रही है। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया कि भारत की छवि योग को लेकर बनी। लेकिन आप मत भूलिएगा, योग अमेरिका में एक बहुत स्थापित नाम पहले से था। योग की तमाम जो दुकानें हैं अमेरिका में, वो भारत से कहीं ज़्यादा हैं। अमेरिका में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से योग का उपयोग करने वाले ज़्यादा लोग हैं बनस्पत की भारत में। तो योग पहले से ही अमेरिका में काफ़ी स्थापित था और उसका नाम हमारे योगा के जो गुरु थे उन लोगों ने, कई लोगों की किताबें छपी हैं, उन लोगों ने पिछले 50, 60, 70 साल में किया। और अब योग उतना ही अमेरिकन बन गया है जितना पिज़्ज़ा। जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मुझे मालूम था कि पिज़्ज़ा इटली का है। जब मैंने अमेरिकन लोगों से पूछा अमेरिका पिज़्ज़ा कहाँ का है, कहते अमेरिकन है। क्योंकि उसका इतना अमेरिकीकरण हो चुका था कि पिज़्ज़ा इटली का होने के बावजूद अमेरिका में अमेरिकन माना जाता था। और आज भी जो भारत में जो लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, इसलिए नहीं कि वो इटली का है, इसलिए कि वो अमेरिका की नकल करते हैं। सिनेमा जाते हैं तो वही वो पॉपकॉर्न और सोडा पे बैठे पिएंगे, जो अमेरिका की संस्कृति थी। यूरोप की संस्कृति ऐसी नहीं थी। तो हमारी नकल जो आज की हो रही है 1990 के बाद, वो अमेरिका की नकल हो रही है। हमारी भाषा में, हमारे पहनावे में, हमारी चाल चलन में, हमारे संगीत में, जो कुछ भी हो रहा है नकल में हो रहा है। अपना मौलिक कुछ नहीं है। कुछ है तो वो अपवाद है, कुछ एक तो होगा। हर मुख्य धारा के अपवाद होते हैं, वो अपवाद हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन मुख्य धारा वही है, नकल। एक और बात गुजरात में हुई, जो मैं ये बात भाई बढ़ा चढ़ा के बात कहने की है कि कहा गया कि बोरिस जॉनसन पहले प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के जो गुजरात पहुँचे। फिर आजकल गनीमत ये है कि कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग ढूंढते हैं, कुछ लोग तथ्यों की जांच करते हैं, तो पता लगा इसके पहले वो कैलान थे शायद, जो मोरारजी देसाई के ज़माने में अहमदाबाद पहुँचे थे। तो ये एक और झूठ फैलाया गया कि बोरिस जॉनसन पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात पहुँचे। उसके पहले मोरारजी देसाई के ज़माने में ब्रिटिश प्रधानमंत्री गुजरात पहुँच चुके थे। तो यानी कि जो सारी छवि बनाने की बात है, उसमें एक तो हम अपनी गंदगी, अपनी वास्तविकता, अपनी गरीबी, अपना जो कुछ भी वाकई भारतीय है, जो नकल नहीं है, उसको छुपाना चाहते हैं। जो नकल है उसको दिखाना चाहते हैं। उससे अच्छा क्या ये नहीं होता अगर मेरी जो कल्पना है संवैधानिक है। मेरी कल्पना में हर नागरिक को उतना ही आदर देना चाहिए जितना नरेंद्र मोदी को। हर भारतीय उतना ही सम्मान के लायक है जितना नरेंद्र मोदी। वो खुद भी कहते हैं कि मैं चाय वाला था, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हमें उसकी चर्चा हर जगह होनी चाहिए कि इस भारत में हम ऐसा कर सकते थे। इसके पहले शास्त्री जी थे जो नदी पार करके पढ़ने जाते थे। उसके लिए उनको किसी ने ये ब्रांड इमेज नहीं बनाई थी उनके लिए। ये सत्य था कि उन्होंने एक आध बार ऐसा किया था कि गिले चले गए थे पढ़ने के लिए। कई बार ऐसा होता है। हम लोगों ने बहुत ऐसे काम किए हैं बचपन में जो सोच के लगता हमने कैसे किया।
तो शास्त्री जी हमारे उतने ही गरीब थे, बहुत गरीब थे, और नेहरू के ज़माने में वो अपने आप ही नंबर 2 पे आ चुके थे, इस हद तक कि इंदिरा गांधी के होने के बावजूद लोगों ने उनको चुना। मोरारजी देसाई के चाहने के बावजूद भी शास्त्री जी को चुना गया। देसाई बड़े पूंजीपतियों के आदमी थे, लाल बहादुर शास्त्री जनता के आदमी थे, और शास्त्री जी इत्तेफाक की बात है, अभी आजकल मैं जाता हूँ कुछ लोगों से मिलने के लिए जो शिक्षा के लोग हैं। एक जगह देखा, पहले उनके यहाँ फ़ोटो होती थी गांधी और नेहरू की, इस बार गया गांधी और नेहरू दोनों गायब थे, और वहाँ था कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और लाल बहादुर शास्त्री, रविन्द्रनाथ टैगोर, 3 वहाँ तस्वीरें थी। नेहरू गायब थे, गांधी गायब थे। ये कुछ नया हो रहा है हमारे देश में, क्योंकि जो समझदार लोग हैं समझते हैं इशारा, उनको इशारा है कि नेहरू का नाम मत लो, गांधी का नाम मत लो। शास्त्री, अब वो कुछ लोग उनके जो जय जवान जय किसान का नारा था, वो अपने आप में उसने हमारी आत्मा को झंझोरा था। एक ज़माने में सब लोगों ने शास्त्री जी की बात मान के व्रत किए थे, सब लोगों ने बत्तियां बुझाई थी। एक वो समय था, हम नेताओं में विश्वास करते थे उस तरह का, और उनकी छीछा लेदर नहीं होती थी, उनकी हंसी नहीं होती थी। तो खैर, तो अगर गुजरात में एक प्रधानमंत्री आता है, अगर दोबारा आता है तो उसमें कहने में क्या हर्ज है कि दोबारा आया है। ये दूसरा प्रधानमंत्री इंग्लैंड से गुजरात पहुंचा है, लेकिन उसको पहला कहने की क्या ज़रूरत है, ये आप समझिए, अपने आप समझिए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे देश में 95% लोग ऐसे हैं जिनको हम किसी के सामने नहीं रख सकते। ये हमारी सरकार को समझ में आती है, क्योंकि तभी तो वो पर्दे लगाते हैं, पर्दों के पीछे सबको कर देते हैं। तो जो अब देश जो बट गया है 2 लोगों में, जो पर्दे के पहले सामने हैं, आगे हैं, और जो पर्दे के पीछे हैं। पर्दे के पीछे हमारे वो लोग हैं जो 95% हैं, जिनमें शिक्षा नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, जिन वो 80 करोड़ हैं जिनको हम अनाज देते हैं, उनके घर ऐसे हैं हम उनको दिखा नहीं सकते। वो जो सड़कें हैं वो ऐसी बनी नहीं है कि हमको दिखा सके ठीक से, उनके बगल में जो भी मलबे रखे हुए हैं। हमारा देश वैसा ही है, 95% वैसा ही है, 5% ऐसा है जो हम शोकेस कर सकते हैं। लेकिन जब मैं अच्छे अच्छे शहरों में जाता हूँ, मुंबई देख लीजिए आप, उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं अब जो मुंबई की अपने आप उनका मुंबई का गर्व बन गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जुड़े इलाके ऐसे हैं जो मुंबई का शर्म भी है। तो गर्व और शर्म की जो ये लड़ाई है, ये इसमें हमने शर्म पे पर्दा डाल दिया है और गर्व की बात करते रहते हैं। तो जो गर्वीले लोग हैं वो एक तरह से क्या भारत की तरक्की कर रहे हैं? मुझे लगता है कि गर्व करना अपने आप में बुरी बात है। जिस गर्व को लेकर के हम चलते हैं उससे बड़ी गलतियां हो जाती हैं। समझदारी जो है वो गर्व से बहुत बड़ी चीज़ है। समझदारी इसमें है, संतुलन में है, आदर में है एक दूसरे के। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास पुरुष की तरह हो, कोई भी भारत का नेता इतना बड़ा हो कि उसको लोग इतिहास में कहें कि उन्होंने एक दुनिया में जो हमारी आबादी है वो 5 में से 1 लोग भारतीय हैं। अगर हम सब लोग जिस तरह संविधान कहता है उस तरह चलते और सब लोग पढ़े लिखे होते, सब लोगों ने शिक्षा कौशल पाया होता जिस तरह कहा गया, तो ये एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए योजना 20 साल की बनानी पड़ेगी हमेशा, और इसके लिए शिक्षा की नींव जो है वो चरवाने वाली झोपड़ी की नींव नहीं चाहिए हमें, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए मजबूती के साथ। आप आजकल स्कूलों में देखता हूँ जाकर के मैं, जो ऊपर के जो 5-6% स्कूल हैं वहाँ अभी एक भावना आई है कि हम अच्छा काम करें। इसके पहले सिर्फ पढ़ाई करनी है, इम्तिहान पास करना है, लेकिन वो स्कूल ऐसे हैं जो जा रहे हैं किधर, वो जाते हैं इंटरनेशनल बैकलॉरिएट की तरफ, IB की तरफ, कैम्ब्रिज की तरफ, सर्टिफिकेट की तरफ, बहुत कम है। उसके अलावा जो संपन्न लोग हैं उनके लोग, लेकिन 95% हमारे लोग ऐसे हैं जो BA के बाद एक लाइन चाहे हिंदी में, चाहे मातृभाषा में, चाहे अंग्रेजी में ठीक से, व्याकरण की दृष्टि से ठीक से नहीं लिख पाते। बोलने में हम लोग लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन एक बार मैं शंकराचार्य जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा हमारी जो उनकी जो मैंने भाषा सुनी उसमें कोई भी
विराम इस तरह का नहीं था जिसकी आवश्यकता नहीं थी। तो मैं आपसे बात करता हूँ बातचीत में, हर वाक्य पूरा संपूर्ण नहीं होता, लेकिन शंकराचार्य से बात करने में लगा कि उनका हर वाक्य संपूर्ण था। उनके अर्धविराम थे बोलते हुए, और पूर्ण विराम था। जब मैं आपसे बात करता हूँ उसमें ऐसा नहीं है, उसमें मैं कई तरह की इसमें आज़ादी ले लेता हूँ। हर वाक्य अर्धविराम और पूर्ण विराम पर ठीक से बैठता नहीं है, लेकिन वो जो आज़ादी है वो आपस में बातचीत करने की है। लेकिन शंकराचार्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा इसके लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी, वो एक जो अनुशासन उसके लिए चाहिए था वो मैंने किया। वो भारत जो है हमें फिर से बनाना पड़ेगा, और उस भारत में हमें अपनी गलतियों को उस पर चादर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात के साथ अब विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक नमस्कार।